नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह बंधन का पावन पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में पूर्णिमा की तिथि 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। इसी को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को या 12 अगस्त को मनाया जाए। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को मनाया जाए। इसके अतिरिक्त इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगभग 500 वर्षों के बाद 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग भी बन रहे हैं। उन पर भी चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त किस समय से किस समय तक है, रक्षाबंधन मनाने की विधि क्या है। इसके अलावा 11 अगस्त को पूर्णिमा की तिथि के आरंभ से रात 8:25 तक भद्रा का भी प्रभाव रहेगा, तो उसका क्या उपाय होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर 500 वर्ष के बाद बनने वाले अद्भुत शुभ योगों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और धनु राशि उनमें से एक है। तो ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इस बात का विश्लेषण करते हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। तो देखिए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को टीका लगाकर, आरती उतारकर राखी बांधती हैं और ये कामना करती हैं कि भाई की आयु में वृद्धि हो, भाई दीर्घायु हो, धन धान्य समृद्धि संपन्नता का, लक्ष्मी का भाई के घर आगमन हो और उसके घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द बना रहे। पूर्णिमा की तिथि जो है वो 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से और 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। जो पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है वो प्रातः 10:30 से 11 अगस्त को और अगले दिन सुबह 7 बजे तक है। शास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार सभी व्रत त्यौहार उदया तिथि को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा की तिथि का उदय कब हो रहा है? 11 अगस्त को प्रातः 10:30 पर। तो इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाना उचित होगा। इसके अलावा और भी कारण हैं जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। 11 अगस्त को 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं जो लगभग 500 वर्षों के बाद बनेंगे। देखिए, 10 अगस्त की शाम 5:35 से 11 अगस्त को 3:31 तक आयुष्मान योग बनेगा। आप इस टाइम को नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। 10 अगस्त को शाम 5:35 से लेकर के और 11 अगस्त को शाम 3:31 तक आयुष्मान योग बन रहा है। आयुष्मान योग आयु में वृद्धि का योग होता है और रक्षाबंधन में भाई की आयु के वृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए 3:31 से पहले ही रक्षाबंधन मनाना ठीक रहेगा। दूसरी बात, 11 अगस्त को शाम 5:30 से 6:53 तक रवि योग बन रहा है। 11/8 को शाम 3:32 से 12 अगस्त 12:33 तक सौभाग्य योग बन रहा है। इसके अलावा 11 अगस्त को ही पूरे दिन गज केसरी राजयोग बनेगा और पूरे दिन महालक्ष्मी योग भी बनेगा। तो इस तरह से सभी पांचों शुभ योग
11 अगस्त को ही बन रहे हैं और इसलिए 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना उचित होगा। अब समस्या ये आ रही है कि शुभ मुहूर्त की बात करें तो कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त सबसे जो श्रेष्ठ बन रहा है वो है दोपहर 12:06 से और 12:57 तक। 11 अगस्त को दोपहर 12:06 से और 12:57 तक ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि 12:06 से 12:57 तक ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त इसको कहा जाता है। 12:06 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 12:06 से 12:57 तक 11 अगस्त को होगा। हालांकि जो लोग किन्हीं अपरिहार्य कारणवश इस समय रक्षाबंधन ना मना पाएँ तो 11 अगस्त को ही शाम 5 से 6 बजे के बीच, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच शुभ का चौघड़िया है। दोपहर 2:08 से और 3:45 को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, दोपहर 2:08 से, इस समय को भी आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। 2:08 से और 3:45 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल को छोड़ करके आप 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से लेकर और 12 अगस्त प्रातः 7:05 के बीच अन्य किसी भी समय आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। वैसे जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो 12:06 से लेकर के और 12:57 तक रहेगा। देखिए, भूल करके भी 2:08 से और 3:45 के बीच में रक्षाबंधन मत मनाइएगा। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि भद्रा काल के बारे में। तो देखिए, जैसे ही पूर्णिमा की तिथि का आरंभ होगा उसके बाद से ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा और रात्रि 8:25 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। जहाँ तक भद्रा के प्रभाव की बात है, शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल में निवास करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में या तुला राशि में या धनु राशि में या मकर राशि में जब होता है तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। तो 11 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है तो भद्रा पाताल लोक में गोचर रहेगी, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा और शुक्र का गज केसरी राजयोग भी बनेगा, इसलिए 11 अगस्त को ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है। गज केसरी राजयोग पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लेंगे तो उससे आपको और सुविधा होगी। फिर भी उपाय के तौर पर भद्रा दोष से बचने के लिए दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें, यानी 12 बजे के बाद। और शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को 12:06 से और 12:57 के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें और अपने इष्ट देव को नमन करके ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब बात करेंगे विधि क्या होगी।
तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन स्टील की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, घी का दीपक और एक पानी वाला नारियल, जिसके चारों तरफ रोली और मौली बांध करके और उसमें कुछ दक्षिणा बांध दें। इसके बाद पूजा की थाली में दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। फिर अपने मंदिर के देवता को राखी अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूरब या उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा दें। भाई के सिर पर रुमाल रखें। उसके बाद भाई को रोली, चंदन, अक्षत का तिलक लगाएं और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। आरती उतार करके मिठाई खिलाएं और भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। भाई के लिए सुख और समृद्धि की कामना करें। इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब बात करेंगे विभिन्न राशियों पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बनने वाले अति दुर्लभ शुभ योगों के प्रभाव के बारे में। धनु राशि के लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है, केंद्र के भाव में। चूंकि देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु एक तो हंस राजयोग बना रहे हैं, दूसरे देवगुरु वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और देवगुरु की दृष्टियां पड़ेंगी दशम भाव पर, अष्टम भाव पर, 12वें भाव पर और छठे भाव पर। देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु के प्रभाव से चूंकि देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप जितना ही अधिक दान पुण्य में रुचि लेंगे, जितना ही अधिक आप धर्म के कार्य करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे, लोगों की आप मदद करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। क्योंकि ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी तो आप पर ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी अगर आप पर आती है तो उसे देवगुरु अपने ऊपर लेकर के और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाएंगे। देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी हैं बुध। बुध देवगुरु के मित्र हैं। तो ऐसे में क्या होगा, चूँकि वक्री हैं देवगुरु, तो आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री गुरु का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के गुरु वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते हैं, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता होगी और ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ खास करने के लिए ही पैदा होते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यों से पहचाने जाते हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। देवगुरु अंश बल से भी मजबूत हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप काउंसलर हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, कमीशन या ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, या फिर आप धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, आप धार्मिक कर्म कांड कराते हैं, कथावाचक हैं,
तो ऐसे सभी जातकों के लिए देवगुरु का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देगा। और चूंकि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी ये सब खरीदने का भी योग बनेगा। आपकी कुंडली में रक्षाबंधन के दिन तो 5-5 शुभ योग बन ही रहे हैं। इसके अलावा भी अत्यंत महत्वपूर्ण योग और भी बन रहे हैं और वह शुक्र, चंद्रमा और शनि के द्वारा बनाए जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर चंद्रमा का गोचर मकर राशि में हो तो भद्रा का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भद्रा पाताल में स्थित होती है, ये शास्त्रों का कहना है। तो चूँकि चंद्रमा मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, और ऐसे ही शनि की दृष्टि भी शुक्र पर पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो शुक्र के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि होगी। अब शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र के प्रभाव से अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। ज्योतिष, तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे और आपको लॉटरी, सट्टा, किसी प्रॉपर्टी से कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से संपत्ति मिल सकती है। वसीयत या विरासत का कोई मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें भी फैसला आपके पक्ष में आने के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। कर्ज अगर है तो कर्ज उतर जाएगा। शत्रु तो खैर आपको परेशान कर ही नहीं सकते, क्योंकि देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं। आपके अंदर इतना ज्ञान, बुद्धि, विवेक होगा कि कोई दुश्मन आपका नहीं होगा। और फिर शत्रु छठे भाव, शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, तो व्यवहार आपका इतना मधुर होगा कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक बात आपको थोड़ी समझने की है कि धन की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा ये समय। लेकिन 2 दिन तक चंद्रमा और शनि की युति बनेगी, तो इसके वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक चिंता बढ़ सकती है, थोड़ा सा आलस्य बढ़ सकता है, काम में मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप भगवान भोले शंकर की उपासना करें और पूर्णिमा के दिन यानी 11 अगस्त को चंद्रमा को अर्घ्य दें। और साथ ही साथ रक्षाबंधन के दिन खास तौर से, चूँकि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, आप स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। इसके बाद हल्दी या केसर का तिलक धारण करें। और गुरुवार, चूँकि गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं, रक्षाबंधन के दिन अगर आप पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केले के वृक्ष में जल दें और भगवान विष्णु की उपासना करें। ये करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जहाँ तक शनि की बात है तो आप गरीबों की मदद करते रहें। जितना अधिक आप गरीबों की मदद करेंगे, अब कहीं कोई अनाथालय है, कोई वृद्धाश्रम है या कोई कुष्ठ आश्रम है, अस्पताल है, आप ऐसी जगह पर थोड़ा सा समय दीजिए। कभी चले जाइए, घंटे आधे घंटे आप बैठिए वहाँ पर, उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए, उनको सांत्वना दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसा ही खर्च करें, आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ फल वगैरह लेते जाइए, मिठाई लेते जाइए, इस तरह की चीज़ें आप दीजिए उनको। तो इससे शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो छप्पर फाड़ के धन प्रदान करते हैं। और चूंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, शनि आयु के कारक होते हैं, अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है, आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। तो रक्षाबंधन की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।